नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की घटना की शुरुआत राजस्थान के जिले भरतपुर से होती है। भरतपुर जिले में ही एक गांव पड़ता है और उसी गांव में रहने वाला रंजीत सिंह। रंजीत के पास अपनी 8 एकड़ जमीन होती है। खेती किसानी का वो काम किया करता था। रंजीत ने दोस्तों खेती किसानी काम करके बहुत अच्छे खासे पैसे कमा रखे थे। इसके पास शुरू से ही अच्छा खासा पैसा हुआ था। अब दोस्तों, लेकिन रंजीत के पास इज्जत जो थी वो ना के बराबर थी, क्योंकि रंजीत जो था वो नाले का ढूला व्यक्ति था। उसका जो चरित्र था वो कुछ ठीक नहीं होता है। आज से 2-3 साल पहले रंजीत की पत्नी की जैसे ही मौत हो जाती है तो फिर रंजीत जो है वो एकदम से ही बदल जाता है। रंजीत का चरित्र जो था वो बिल्कुल ही खराब हो चुका था। रंजीत जो था वो इस गांव की बहुत सारी महिलाओं को पसंद करने लगा था। अब जहां भी उसको खूबसूरत महिला दिख जाती थी, रंजीत जो था वो उस महिला को जैसे तैसे करके रात के समय अपने बिस्तर पर लेकर के आ जाता था और फिर उसके साथ अपना वक्त गुजार लिया करता था। वो उसके लिए पैसे भी दिया करता था और पैसे देकर के मामले को रफा दफा कर दिया करता था। रंजीत का बस अब यही काम रह गया था। रंजीत के परिवार में इसका एक इकलौता बेटा होता है जिसका नाम परवीन होता है। परवीन जो था वो खेती किसानी का ही काम कर रहा था। वो खेती किसानी का काम करके अपने पिता का साथ दिया करता था। परवीन जो था वो काफी ज्यादा मेहनती और ईमानदार लड़का होता है। दोस्तों, 3 साल पहले परवीन की शादी जो है वो एक लड़की अंजलि से हो जाती है और अंजलि और जो परवीन होते हैं दोस्तों, ये दोनों अपने परिवार में बहुत ही अच्छे तरीके से रह रहे होते हैं। घर में हमेशा ही खुशियों का माहौल बना रहता था। लेकिन फिर कुछ दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद परवीन जो है वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि मुझे अब खेती का काम नहीं करना है, मुझे कोई और काम धंधा स्टार्ट करना है। और फिर इस तरीके से थोड़ा सा वक्त गुजर जाने के बाद एक तारीख आ जाती है, 5 फरवरी 2026 का दिन। अब सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है। जो रंजीत होता है वो अपने बेटे परवीन से कहने लगता है कि परवीन चलो खेत में चलते हैं। लेकिन दोस्तों, परवीन जो होता है वो अपने पिता से कहने लगता है कि पिताजी, अब मैं खेती का काम करना छोड़ना चाहता हूँ। मुझे खेती का काम जो है वो अब करने में अच्छा नहीं लगता है। तभी रंजीत उसका पिता पूछने लगता है कि फिर तुम कौन सा काम करना चाहते हो। और तभी दोस्तों उसी समय जो परवीन है वो अपने पिता से कहने लगता है कि पिताजी, मैं इस गांव के अंदर एक बहुत बड़ी किराने की दुकान खोलना चाहता हूँ। किराने की दुकान में अच्छी खासी बचत भी होती है और बहुत अच्छी खासी कमाई भी हो जाती है। तभी रंजीत कहने लगता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी किराने की दुकान जो है वो इस गांव के अंदर खुलवा देता हूँ। और फिर इस तरह से ये बात सुनकर परवीन भी खुश हो गया और परवीन का जो पिता है वो भी इस बात से काफी खुश था। लेकिन दोस्तों, जो परवीन की पत्नी होती है जिसका नाम अंजलि होता है, वो इन सारी बातों से खुश नहीं होती है। अंजलि जो थी वो ये चाहती थी कि उसका पति जो है वो कोई अच्छी सी नौकरी करे और बस इसी बात को लेकर के अंजलि जो है वो नाराज हो जाती है। लेकिन इस बात के बारे में कोई भी नहीं जानता था कि जो रंजीत है वो आगे चल करके अपनी बहू अंजलि के साथ बहुत बड़ा कांड करने वाला होता है और जिसकी गूंज जो थी वो पूरे प्रदेश में गूंजने वाली होती है। लेकिन दोस्तों, अंजलि और रंजीत तो बाद में कोई कांड करते हैं, लेकिन उससे पहले रंजीत का बेटा जो है प्रवीण एक ऐसा बड़ा कांड कर देता है कि जिसकी गूंज पूरे प्रदेश में गूंजने लगती है। और अब इस तरीके से रंजीत अपने बेटे परवीन की दुकान जो है वो इस गाँव में करवा देता है और परवीन जो है वो हर रोज सुबह के करीब 8 बजे के आसपास इस दुकान पर जाता और रात के तकरीबन 9-10 बजे के आसपास अपने घर पर आया करता था। अब दुकान भी धीरे धीरे ठीक ठाक चलने लगी थी और इस तरह से परवीन जो था वो अब मेहनत किए जा रहा था और दूसरी तरफ परवीन का पिता जो था वो अपनी खेती का काम संभाल रहा था। कुछ दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद एक तारीख आ जाती है, 15 फरवरी का दिन। सुबह के तकरीबन 9 बजे के आसपास का समय होता है और बेटा जो था वो अपने घर से तैयार होकर के अपने दुकान पर चला जाता है। दुकान जाकर खोलता है और फिर दुकान में साफ सफाई करता है और फिर प्रवीण जो है वो अपने दुकान के अंदर बैठा हुआ था और फिर इसी समय कुछ ग्राहक आते हैं और प्रवीण जो है वो उन ग्राहकों को कुछ सामान देता है। और थोड़ा सा वक्त गुजर जाने के बाद इस दुकान पर एक बहुत ही खूबसूरत महिला आती है जिसका नाम रोशनी होता है। रोशनी का जो चाल चलन और चरित्र था वो कुछ ठीक नहीं होता है। रोशनी जैसे ही दुकान के अंदर प्रवेश करती है तो फिर इस लड़के प्रवीण से कहने लगती है कि प्रवीण, मेरे घर का राशन जो है वो खत्म हो चुका है और मुझे तुमसे राशन लेना है। अब प्रवीण जैसे ही इस महिला की खूबसूरती और सुंदरता को देखता है तो प्रवीण के भी नियत में कुछ कमी आ जाती है। प्रवीण जो है वो सोचने लग जाता है कि इतनी खूबसूरत महिला तो मैंने जिंदगी में आज पहली बार देखी है और वास्तव में भी ये महिला जो थी वो बहुत खूबसूरत थी। और फिर इसके बाद ये महिला जो है वो आगे से इस लड़के प्रवीण से कहने लगती है कि प्रवीण, फिलहाल तो मेरे पास पैसे नहीं है, तो पैसे मैं तुम्हें अगले महीने जो है वो लौटाऊंगी। और तभी प्रवीण कहता है कि देखो, मैंने अभी अभी नई दुकान ही खोली है और फिलहाल मैं उधारी नहीं दे सकता हूँ। लेकिन दोस्तों, जो ये महिला होती है वो इससे कहने लगती है कि देखो, पैसे तो फिलहाल मेरे पास है नहीं, लेकिन हाँ, वो सब मैं तुम्हें दे सकती हूँ जो तुम चाहते हो। अब जैसे ही प्रवीण को ये बात बताई जाती है तो प्रवीण इससे बहुत खुश हो जाता है। प्रवीण सोचने लग जाता है कि जब ये महिला सामने से ही खुद ऐसी बातें कर रही है तो फिर क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए। और इस तरह से प्रवीण जो है वो इस महिला रोशनी से कहने लग जाता है कि रोशनी,
ठीक है, फिर मेरे दुकान के पीछे एक स्टोर रूम है, तो तुम स्टोर रूम के अंदर फिलहाल जाओ और मैं भी तुम्हारे पीछे कुछ देर में आता हूँ। और दोस्तों इस तरीके से जो महिला रोशनी होती है वो उसी समय उस स्टोर रूम के अंदर चली जाती है। लेकिन जो प्रवीण था वो दिमाग का बिल्कुल ही पैदा लड़का था। प्रवीण ना तो अपनी दुकान का शटर बंद करता है और ना ही वो इस बात की तरफ ध्यान देता है कि दुकान में कोई भी ग्राहक जो है वो आ सकता है। प्रवीण जो है वो उसी समय उस स्टोर रूम के अंदर चला जाता है और फिर स्टोर रूम पे जाकर के दरवाजा बंद कर देता है। और फिर इसके बाद इन दोनों के बीच में गलत रिश्ते कायम होना शुरू हो जाते हैं। प्रवीण और रोशनी जो है दोनों मिल करके इस गलत काम को अंजाम देना शुरू कर देते हैं। और फिर जैसे ही ये दोनों इस गलत काम को अंजाम दे रहे होते हैं तो फिर उसी समय दोस्तों इस महिला रोशनी देवी का एक 12 साल का बेटा जो होता है वो इस दुकान के अंदर आ जाता है। और जैसे ही बेटा इसके दुकान के अंदर प्रवेश करता है तो देखता है कि दुकान में तो कोई नहीं होता है। लेकिन तभी उसके बेटे को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई जाती है जिसका नाम सोनू था। अब सोनू सोचने लग जाता है कि शायद प्रवीण चाचा स्टोर रूम में गए होंगे कुछ सामान निकालने के लिए। लड़का सोनू जो है वो उसी समय स्टोर रूम के दरवाजे पर जाकर खटखटाना शुरू कर देता है। और फिर जैसे ही प्रवीण दरवाजा खोलता है तो फिर लड़का सोनू अंदर चला जाता है। सोनू देखता है कि उसकी माँ रोशनी और वो लड़का प्रवीण जो है वो आपत्तिजनक स्थिति में पाए जाते हैं। अब उसी समय सोनू चिल्लाना शुरू कर देता है, शोर मचाना शुरू कर देता है और प्रवीण और अपनी माँ को दोनों को ही गालियां देना शुरू कर देता है। वहां पर तभी तक आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और पड़ोसी जन जब सोनू से पूरी कहानी पूछते हैं और फिर सोनू जब इन पड़ोसियों को इन दोनों की पूरी कहानी सुनाता है तो फिर पड़ोसियों के भी होश उड़ करके रह जाते हैं। पड़ोसी जो है वो उसी समय इस लड़के प्रवीण की पिटाई करना शुरू कर देते हैं। और फिर जैसे ही प्रवीण की पिटाई की जाती है तो प्रवीण जो है वो सीधे अपने घर जाता है। और थोड़ी देर के बाद प्रवीण के पिता रंजीत को भी इस बात के बारे में पता लग जाता है। रंजीत जो है वो अपने बेटे प्रवीण से कहने लगता है कि आज के बाद अब तुम्हें दुकान पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम दुकान पर जाओगे और दूसरी बार गलती कर दोगे तो फिर कोई पड़ोसी तुम्हें जान से मार देगा। और फिर इस तरह से प्रवीण भी इस बात को लेकर के डर जाता है। और अब रंजीत जो है वो अपने बेटे प्रवीण से कहता है कि प्रवीण तुम फिर से खेती का ही काम करना शुरू कर दो। और फिर जैसे ही ये बात प्रवीण से कही जाती है तो प्रवीण भी इस चीज के लिए मान जाता है। लेकिन जो रंजीत होता है वो उसी समय अपनी बहू अंजलि को आवाज लगाता है और फिर अंजलि से कहता है कि अंजलि अब तुम आज से अब सारा दुकान का काम जो है वो अपने हाथ में ले लो, अब तुम दुकान का काम संभालना शुरू कर दो। और फिर दोस्तों इस तरह से अब अंजलि भी ये बात सुनकर के काफी खुश हो गई थी। और फिर इसके बाद अंजलि जो है वो उस दुकान का काम संभालना शुरू कर देती है। अंजलि जो थी वो हर रोज सुबह के करीब 7:30-8 बजे के आसपास उस दुकान पर जाया करती थी और रात के तकरीबन 8:30-8 बजे के आसपास वो दुकान को बंद कर दिया करती थी। अब दुकान भी अच्छी खासी चलना जो थी वो शुरू हो चुकी थी। लेकिन दूसरी तरफ जो लड़का प्रवीण होता है वो अपने दोस्तों के साथ बैठ करके शराब पीना शुरू कर देता है। और फिर देखते ही देखते दोस्तों जो प्रवीण होता है वो अब शराबी भी बन चुका था। अब तो प्रवीण जो था वो हर रोज खेत में जाता, अपने दोस्तों के साथ बैठता और फिर वहां पर बैठ करके शराब पिया करता था और फिर शराब पी करके घर पर आया करता था। और घर पर आने के बाद अपनी पत्नी अंजलि से झगड़ा किया करता था और फिर झगड़े के दौरान वो अपनी पत्नी को भी कई बार पीट दिया करता था, जिसकी वजह से अंजलि काफी ज्यादा परेशान रहने लग जाती है, काफी ज्यादा चिंतित रहने लग जाती है। अंजलि जो थी वो अब अपने पति से छुटकारा पाने के बारे में सोचने लगती है। कई बार तो अंजलि ये भी सोचती है कि मुझे अपने पति को अब तलाक दे देना चाहिए। लेकिन दोस्तों दूसरे ही पल अंजलि जो थी वो अपने मन में इस बात को भी सोचने लग जाती है कि उसके माता पिता जो है वो बहुत गरीब है, उसके माता पिता अब उसकी दूसरी शादी भी नहीं करा पाएंगे। और इसी वजह से अंजलि जो है वो चुपचाप से रह जाती है। कुछ दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद एक तारीख आ जाती है, 5 मार्च 2026 का दिन। सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है। जो रंजीत होता है वो किसी जरूरी काम से शहर में गया हुआ था, जबकि रंजीत का बेटा जो प्रवीण होता है वो अपने खेत में चला जाता है। और फिर खेत में जाने के बाद वो अपने कामकाज में व्यस्त हो जाता है। लेकिन उसी समय उसका एक दोस्त उसके पास आ जाता है, जिसके दोस्त का नाम सूरज होता है। सूरज जो था वो अपने दोस्त प्रवीण से कहने लगता है कि देख प्रवीण, आज बहुत ही अच्छा दिन है और आज मैं एक पार्टी भी करना चाहता हूँ, तो चलो खेत में बैठ करके छोटी मोटी पार्टी कर लेते हैं। और प्रवीण भी इस चीज के लिए मान जाता है। इसके बाद प्रवीण और सूरज जो है वो दोनों ही मोटरसाइकिल के माध्यम से पास के शराब के ठेके पर जाते हैं। वहां से वो लोग शराब खरीदते हैं और फिर शराब खरीदने के बाद ये लोग वापस से खेत में आ जाते हैं। ये दोनों जो थे वो आज के समय में पूरा दिन बैठ करके शराब पीते हैं। और फिर जैसे ही रात होती है तो रात के करीब 9-8 बजे के आसपास प्रवीण जो है वो नशे में धुत होकर के अपने घर पर लौटता है। घर पर आने के बाद प्रवीण जो है वो सीधे ही अपनी पत्नी के साथ झगड़ा करना शुरू कर देता है। वो अंजलि से मारपीट करना शुरू कर देता है और पास में ही रंजीत बैठा हुआ था और ससुर भी सारा ये नजारा देख रहा था। रंजीत जो है वो अपने बेटे से कहने लगता है कि बेटा, घर में ऐसे लड़ाई झगड़ा करना तुम्हें बिल्कुल भी शोभा नहीं दे रहा, ये तुम्हारी पत्नी है। लेकिन दोस्तों जो प्रवीण होता है वो कहाँ मानने को तैयार था।
परवीन जैसे ही अपनी पत्नी की पिटाई कर रहा होता है तो फिर जो बहू होती है वो दौड़ के और अपने ससुर के पास चली जाती है और फिर अपने ससुर से कहने लगती है कि आपका बेटा पागल हो चुका है, ये हर रोज ही शराब के नशे में कमरे के अंदर जाकर के मेरी पिटाई करना शुरू कर देता है। अब ससुर को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और फिर जो रंजीत होता है वो उसी समय अपने बेटे को धमकी देना शुरू कर देता है, गालियां देना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि जो रंजीत होता है वो अपने बेटे परवीन को 2-4 थप्पड़ भी जड़ देता है, जिसकी वजह से रंजीत का बेटा परवीन जो है वो उसी समय अपने घर से गुस्से से बाहर निकल जाता है और सीधे अपने ही खेत में चला जाता है। और खेत में जाने के बाद फिर से अपने दोस्त सूरज के पास फोन करता है और फिर सूरज जो है वो उसके पास वापस लौट करके जाता है और इस तरह से ये दोनों बैठ करके फिर से शराब पीना बैठकर शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ जो रंजीत होता है वो इस घर के ही अंदर रह गया था और साथ में उसकी जो बहू थी वो भी उसी घर में मौजूद थी। अब रात के तकरीबन 11 बजे के आसपास का वक्त हो गया था। अब ससुर अपने मन में ये सोचने लग जाता है कि आज उसकी बहू जो है वो घर में बिल्कुल अकेली है, उसका पति भी इस वक्त घर में मौजूद नहीं है और बस इसी बात का आज रात का वो फायदा उठाना चाहता था। इस तरह से अब ससुर जो है वो अपने घर के अंदर रखी हुई शराब को पीना शुरू कर देता है। ससुर जो है वो आधे घंटे तक लगातार शराब पीता है और फिर जैसे रंजीत को गहरा नशा हो जाता है तो फिर नशे की हालत में जो ससुर होता है वो अपनी बहू के कमरे में चला जाता है। उसकी बहू जो थी वो गहरी नींद में सोई थी और फिर जैसे ही अंजलि सो रही होती है तो फिर अंजलि की खूबसूरती को देख करके इसकी नीयत में खोट आ जाती है। रंजीत अपने मन में सोचने लग जाता है कि आज तो जैसे तैसे करके उसे अपनी बहू को हासिल करना ही है और फिर इस तरह से रंजीत जो है वो अपनी बहू के पास जाता है और फिर वो अंजलि को अजीब तरीके से छूना शुरू कर देता है। तभी अंजलि की आंख खुल जाती है। अंजलि देखती है कि उसके सामने उसका ससुर बैठा होता है और फिर उसी समय रंजीत जो है वो अपनी बहू अंजलि से कहने लगता है कि अंजलि तुम्हारा पति तो बिल्कुल शराबी बन चुका है, वो तुम्हें बिल्कुल भी खुश नहीं रख पाएगा। तुम्हारा पति जो है वो तुम्हें कभी भी वो खुशियां नहीं दे सकता है जो खुशी मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मेरे पास जमीन जायदाद है, प्रॉपर्टी है और बहुत सारे पैसे भी हैं और अगर तुम चाहो तो ये सब कुछ तुम्हारा हो सकता है। अब जैसे ही ये बात बहू से कही जाती है तो फिर बहू भी सोचना शुरू कर देती है और फिर वो बहुत गहरी सोच में डूब जाती है। अब बहू भी कुछ कम नहीं थी। बहू जो थी वो अपने मन में ये सोचने लग जाती है कि वास्तव में उसका पति जो है वो बिल्कुल शराबी बन चुका है और वैसे भी उसके पास कुछ है भी नहीं, लेकिन उसके ससुर के पास सब कुछ भरा पड़ा है, पैसा है, पावर है, धन दौलत है, सब कुछ है और जमीन जायदाद भी है और उसका ससुर ही उसे ये सब कुछ दे सकता है। उसका ससुर उसे पति के सुख भी दे सकता है और साथ में पैसे रुपए भी दे सकता है। अब जब ऐसी बातें वो बहू अपने मन में सोचने लग जाती है तो फिर अंजलि जो है वो उसी समय जाकर के अपने बेडरूम का दरवाजा बंद कर देती है और फिर इसके बाद अंजलि और उसके ससुर जो थे वो दोनों सारी मर्यादाओं को तोड़ना शुरू कर देते हैं। इन दोनों के बीच में गलत रिश्ते कायम हो जाते हैं। ये दोनों इस गलत काम को अंजाम देते ही चले जाते हैं। ये दोनों मिलकर के इस गलत काम को तब तक अंजाम देते हैं जब तक कि इन दोनों का मन खुश नहीं हो जाता है, जब तक कि इन दोनों के अरमान जो थे वो पूरे नहीं हो जाते हैं। और फिर जैसे ये सारा काम खत्म हो जाता है, सारी काम को पूरा कर लिया जाता है तो फिर जो ससुर होता है वो अपनी बहू से कहने लगता है कि आज के बाद अब तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो भी तुम्हें कुछ चाहिए होगा वो तुम मुझे बता दिया करना और मैं सब कुछ तुम्हारे लिए फटाफट हाजिर कर दूंगा। अब इस तरह से ससुर और जो अंजलि थी उनकी जो प्रेम कहानी थी उसकी शुरुआत ऐसे हो गई थी। अब दोस्तों इसी तरीके से लगभग 10-15 दिन का वक्त गुजर जाता है और फिर एक तारीख आ जाती है 20 मार्च का दिन। अब सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। आज जो परवीन और जो अंजलि थे उन दोनों की शादी की सालगिरह का दिन होता है। अंजलि अपने पति से कहने लगती है कि आज हमारी शादी की सालगिरह का दिन है और आज तुम्हें बिल्कुल भी शराब नहीं पीनी है और मेरे लिए एक शहर से अच्छा सा सोने का हार भी खरीद कर लाना है। अब जैसे ही ये बात प्रवीण से कही जाती है तो फिर प्रवीण कहने लगता है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, आज ना तो मैं शराब पीऊंगा और मैं तुम्हारे लिए सोने का हार भी खरीद करके लेकर आऊंगा। और अब ये सारी बातें दोस्तों जो प्रवीण होता है उसका पिता रंजीत भी सुन रहा होता है और फिर इसके बाद जो प्रवीण होता है वो उसी समय अपने घर से बाहर निकलता है और सीधे खेत में चला जाता है और खेत में जाकर के वहां पर वो कामकाज करना शुरू कर देता है। और फिर उसी समय प्रवीण का जो दोस्त सूरज होता है वो उसके पास आ जाता है। अब सूरज जैसे उसके पास आता है तो सूरज उसे कहने लगता है कि देखो आज तुम्हारी शादी की सालगिरह है, मैंने सुना है, और तुम्हें आज एक अच्छी सी पार्टी तो जरूर देनी होगी। और फिर इसके बाद परवीन के कुछ और दोस्त भी वहां पर आ जाते हैं। इस तरह से 4-5 दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं और इसके बाद जो परवीन होता है वो अपने दोस्त सूरज को कुछ पैसे देता है और कहता है कि जाओ जाकर के शराब खरीद करके लाओ। और इसके बाद सूरज जो है वो उसी समय पास के शराब के ठेके पर जाता है और वहां पर से वो बहुत महंगी शराब खरीद लेता है और फिर पास के ही दुकान से खाने पीने का भी सामान खरीद लिया जाता है। ये सारा सामान खरीदने के बाद दोस्तों अब जो सूरज होता है वो प्रवीण के पास आ जाता है और फिर इस तरीके से ये 4-5 दोस्त बैठ करके शराब पीना शुरू कर देते हैं। लगभग 1 घंटे का वक्त ऐसे ही बीत जाता है और इतना वक्त बीत जाने के बाद प्रवीण का पिता रंजीत भी खेत में पहुंच जाता है
रंजीत ये देखता है कि उसका बेटा परवीन जो है वो अपने दोस्तों के साथ बैठ करके शराब पी रहा होता है और परवीन को काफी ज्यादा गहरा नशा भी हो चुका होता है। रंजीत से ये बात जो सारी बातें थी वो बर्दाश्त नहीं होती है। रंजीत ना तो अपने बेटे से कुछ कहता है और फिर उसी समय वो खेत से वापस आ जाता है। वो अपने घर पर आता है और फिर घर पर आने के बाद अपनी बहू अंजलि से कहता है कि आज जो तुम्हारा पति है वो तो खेत में बैठ करके अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा है, तो आज वो घर पर आने वाला भी नहीं है, मत सोचना। और फिर इस तरह से जैसे ही अंजलि अपनी ससुर की इन बातों को सुनती है तो फिर अंजलि काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। अंजलि अपने मन में सोचने लग जाती है कि उसका पति जो है वो कभी नहीं सुधरने वाला है। और फिर इसके बाद रंजीत जो है वो अपनी बहू अंजलि से कहने लग जाता है कि फिलहाल तो मैं बैंक में जा रहा हूँ और बैंक से मैं कुछ पैसे निकाल करके तुम्हारे लिए एक सोने का हार आज खरीद करके ला देता हूँ। अब जैसे ही अंजलि अपनी ससुर की इन बातों को सुनती है तो इस बात से अंजलि बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। और फिर इसके बाद रंजीत जो है वो अपने घर से बाहर निकलता है और पास के शहर में जाता है और शहर में जाने के बाद वो बैंक जाता है और बैंक से वो अच्छे खासे पैसे निकाल लेता है। और फिर पैसे निकालने के बाद वो किसी ज्वेलर के दुकान पर जाता है और वहां से वो एक सोने का हार भी खरीद लेता है। और फिर इसके बाद अब जैसे ही शाम के तकरीबन 7 बजे के आसपास का वक्त होता है तो फिर जो रंजीत होता है वो सोने का हार लेकर के अपने घर पर वापस आ जाता है। और घर पर वापस आने के बाद वो अंजलि से कहने लगता है कि अंजलि, मैंने तुम्हारे लिए एक सोने का हार खरीदा हुआ है। अब जैसे ही बहू उस सोने को हार को देखती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन जो रंजीत था वो अपनी बहू अंजलि से कहने लगता है कि ये हार तो मैं तुम्हें रात के समय में ही दूंगा और आज की रात तुम्हें मेरी सारी शर्तों को भी मानना पड़ेगा। अब वो किसी न किसी तरीके से क्या कहना चाहता था ये बात तो अंजलि भी अच्छे से जानती थी और उसका ससुर भी अच्छे तरीके से जानता था क्यों वो रात के टाइम में वो अकेले वो गिफ्ट उसे देना चाहता था। खैर अंजलि कहती है कि ठीक है, फिर आप जब कहें तभी देना, मुझे कोई इससे दिक्कत नहीं। और वो उसकी सारी शर्तें के लिए भी हामी भर देती है। अब रंजीत जो था वो अपनी बहू से कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए जो सोने का हार बनवाया है ये बहुत ही कीमती है और इसकी जो कीमत है वो आज रात मैं तुमसे वसूल कर लूंगा। अब अंजलि भी हंसने लगती है, मुस्कुरा देती है इस बात पर। और फिर उसी समय रंजीत अंजलि से कहने लगता है कि ठीक है, फिर मैं फिलहाल खेत में जाकर देख लेता हूँ और अगर तुम्हारा पति ज्यादा नशे में नहीं होगा तो मैं उसे घर लेकर के आ जाऊंगा। और इस तरह से रंजीत जो है वो उसी समय अपने घर से मोटरसाइकिल उठाता है और खेतों की तरफ चल पड़ता है। उस समय तक गहरा अंधेरा भी हो चुका होता है। रंजीत जैसे ही खेत में पहुंचता है तो फिर वो देखता है कि उसका बेटा जो प्रवीण है वो अपने 3-4 दोस्तों के साथ बैठ करके अब तक शराब ही पी रहा होता है। और फिर रंजीत जो है वो अपने बेटे प्रवीण से कहने लगता है कि प्रवीण चलो घर पर चलते हैं। लेकिन दोस्तों जो प्रवीण था वो साफ साफ मना कर देता है। प्रवीण कहता है कि आज रात मैं घर पर आने वाला ही नहीं हूँ। और फिर इसके बाद जो रंजीत होता है दोस्तों वो उसी समय अपने खेत से वापस अपनी मोटरसाइकिल उठाता है और फिर वापस से घर लौट करके आ जाता है। और तब तक रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास का वक्त भी हो चुका होता है। और फिर रंजीत जो है वो अपनी बहू अंजलि से कहता है कि तुम्हारा पति आज भी घर पर नहीं आने वाला है। लेकिन अंजलि का फिर भी मन नहीं मान रहा था। अंजलि जो थी वो उसी समय अपने पति प्रवीण के पास फोन करती है, लेकिन प्रवीण जो है वो अपनी पत्नी का फोन उठाता ही नहीं। अंजलि जो थी वो बार बार अपने पति के पास फोन कॉल कर रही थी और तंग आकर प्रवीण जो है वो उसी समय अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर देता है। और बस इसी बात पर अंजलि को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अंजलि अपने मन में सोचने लग जाती है कि मेरे पति को ज्यादा शराबी प्यार है। और अब रंजीत जो है वो अपनी बहू अंजलि से कहता है कि देखो तुम्हारा पति जो है वो घर पर आने वाला नहीं है, तो तुम ऐसा करो कि जाकर के घर का मेन दरवाजा बंद कर दो। और उसी समय अपने घर का अंजलि जो है वो मुख्य दरवाजा बंद कर देती है और फिर अंजलि जो है वो अपने कमरे में जाकर के लेट जाती है। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ रंजीत जो था वो उसी समय इसके कमरे में चला जाता है और बहू से कहता है कि मैंने सोने का हार तुम्हें देना है और पहले मैं उस सोने के हार की कीमत तुमसे वसूल करूंगा। और फिर देखते ही देखते दोस्तों जो रंजीत होता है वो अपने इस कमरे का मुख्य दरवाजा बंद कर लेता है। और इसके बाद जो रंजीत होता है वो उन सारी मर्यादाओं को तोड़ना शुरू कर देता है जो मर्यादाएं होती हैं। अब बहू और जो ससुर थे वो दोनों मिलकर के अपने गलत रिश्ते कायम करने में लग जाते हैं। ये दोनों मिलकर के अपनी ही रजामंदी से इस गलत काम को अंजाम दे रहे थे, इस गलत रिश्ते को अंजाम दे रहे थे। और जब तक दोनों का मन नहीं भरता था तब तक वो लगातार ये काम करते रहते हैं। ससुर जो था वो एक पल के लिए इस बात की नहीं सोचता है कि वो उसके बेटे की पत्नी थी और दूसरी तरफ अंजलि भी इस बात को नहीं सोचती है कि उसका ससुर जो है वो पिता समान ससुर है। और फिर इस तरह से ये दोनों ही इस गलत काम को अंजाम देते चले जाते हैं। और फिर जैसे इन दोनों का ये काम खत्म हो जाता है तो दोस्तों आज की पूरी रात भी गुजर जाती है। लेकिन ये ऐसी बातें होती हैं दोस्तों जो कि पड़ोसियों से छुपने वाली नहीं होती है। अब धीरे धीरे करके ऐसे ही वक्त गुजरता चला जाता है और फिर जो रंजीत होता है
वो अब ज्यादातर समय अपने घर में ही बिताना शुरू कर देता है। और फिर इस तरह से अब ये बातें पड़ोसियों के भी कानों में पहुंचना शुरू हो गई थी। सारे ही आस पड़ोस में इस बात के चर्चे होना शुरू हो गए थे और फिर धीरे धीरे करके सारे अगल बगल में आस पड़ोस में ये बात चर्चा का विषय बन गई थी। अब और थोड़ा सा वक्त ऐसे ही गुजर जाता है और फिर एक तारीख आ जाती है 10 अप्रैल का दिन। अब सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है। जो परवीन होता है वो अपने खेत में जा रहा होता है और बीच रास्ते में उसका दोस्त सूरज उसे मिल जाता है। अब सूरज अपने दोस्त परवीन से कहता है कि परवीन, तुम्हारे घर में मुझे लगता है कि कुछ सही नहीं चला है। आजकल जो तुम्हारी पत्नी है वो कुछ ज्यादा ही तेरे पिता के साथ वक्त गुजारने लगी है। अब जैसे ही सूरज ये बात परवीन को कहता है तो परवीन को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। परवीन कहने लगता है कि तुम ये क्या बातें कर रहे हो, क्यों झूठ बोल रहे हो। और इस तरह से जो परवीन है वो अपने दोस्त सूरज के साथ खेत में चला जाता है और खेत में जाने के बाद फिर वो अपने कामकाज में लग जाता है। और उसी समय उस प्रवीण का एक और दोस्त जिसका नाम दीपक होता है वो इसके पास आ जाता है। अब दीपक भी वही बात इस लड़के प्रवीण के सामने दोहरा देता है। दीपक कहता है कि आजकल तेरे घर के बारे में कुछ अलग ही चर्चे हो रहे हैं, कुछ अलग ही काम हो रहे हैं। अब प्रवीण पूछने लगता है कि आखिर ऐसा क्या मेरे बारे में चर्चा चल रहा है, मेरे घर के बारे में। तभी दीपक बताता है कि शायद तेरी पत्नी और तेरे पिता के बीच बहुत गलत काम हो रहा था। और इस तरह से अब ये लड़का भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ये दोस्त जो है वो उसके साथ ऐसी बातें उसे क्यों बता रहे हैं। और फिर इस तरह से तकरीबन शाम के 6 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। परवीन जो है वो खेत का काम खत्म करने के बाद गांव की तरफ लौट रहा था और बीच रास्ते में इसे जितने भी पड़ोसी मिले थे सभी पड़ोसी लोग यही बात दोहरा रहे थे कि तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे पिता के बीच में गलत रिश्ते बने हुए हैं। आज इस लड़के प्रवीण को इस बात को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। अब जब वो अपने घर पर पहुंचता है तो देखता है कि जो घर का दरवाजा था वो अंदर से बंद होता है। और प्रवीण भी सोचने लग जाता है कि हो सकता है कि ऐसा ये बात जो था वो सच ही हो। और फिर इस तरह से प्रवीण जो है वो अपने घर की दीवार फांद करके अपने घर के अंदर चला जाता है। और फिर जैसे ही वो कमरे में जाता है तो फिर प्रवीण की आंखें फटी की फटी रह जाती है। प्रवीण जो है वो ये देखता है कि उसका पिता रंजीत और जो उसके पत्नी अंजलि है वो दोनों ही आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए थे। दोनों के बीच में गलत रिश्ते कायम हो रहे थे। अब प्रवीण को इस बात पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। प्रवीण उसी समय अपनी पत्नी को गाली देना शुरू कर देता है और फिर अपने पिता को भी गालियां देना शुरू कर देता है। लेकिन प्रवीण जो था उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि पास में कुछ हथियार पड़ा हुआ था। तो प्रवीण जो है उस हथियार को उठाता है और उस कमरे के अंदर लेकर के चला जाता है। और सबसे पहले जो प्रवीण होता है वो अपनी पत्नी के सिर में उस हथियार से वार कर देता है। अब जैसे ही अंजलि गिर जाती है तो फिर इसके बाद प्रवीण जो है वो पत्नी की गर्दन तक काट देता है। और अब जैसे ही सब कुछ हो रहा था तो इसका पिता जो था वो वहां से भागने की कोशिश करने लगता है। लेकिन दोस्तों जो प्रवीण था वो अपने पिता पर भी काबू पा लेता है। और फिर जैसे ही पिता नीचे गिर जाता है तो फिर इसके बाद जो उसका बेटा होता है वो वही काम अपने पिता का भी साथ करता है। अब प्रवीण जो था वो अपने पिता के भी सिर में उससे वार कर देता है। और फिर जैसे ही पिता बेहोश हो जाता है तो फिर दोस्तों इसके बाद प्रवीण जो है वो अपने पिता का गला जो था वो काट देता है। और फिर इस तरह से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दे दिया जाता है। इसके बाद प्रवीण जो था वो यहीं पर नहीं रुकता है। घर का मेन गेट खोल करके हथियार को लेकर बाहर निकलता है। और जैसे ही हथियार को खून से लथपथ देखते हैं तो लोग देख करके सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इस लड़के ने किया क्या है। और फिर इसके बाद एक पड़ोसी जैसे ही घर में जाकर देखता है तो फिर वहां पर 2 लाशें पड़ी हुई थी। एक उसकी पत्नी अंजलि की लाश थी और दूसरी तरफ उसके पिता की लाश पड़ी हुई थी। और फिर दूसरी तरफ जो लड़का प्रवीण होता है दोस्तों वो 1 से 1.5 घंटे के वक्त गुजर जाने के बाद वो नजदीकी पुलिस स्टेशन में जा पहुंचता है। और फिर पुलिस स्टेशन में जाने के बाद वो अपने आप को पुलिस थाने में सरेंडर कर देता है। और फिर जैसे ही पुलिस वाले इसके हाथ में खून से लथपथ हथियार देखते हैं तो फिर पुलिस वालों के भी होश उड़ करके रह जाते हैं। इसके बाद ये प्रवीण नाम का लड़का पुलिस के सामने सारी कहानी बयां कर देता है। पुलिस को ये बताया जाता है कि जो उसके पत्नी और जो पिता थे उनके बीच में गलत रिश्ते कायम हो रहे थे और इसी वजह से प्रवीण ने अपने पिता और अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया है। और जिसके बाद पुलिस जो है वो घटना स्थल पर पहुंचती है और वहां से अंजलि और रंजीत का शव अपने कब्जे में ले लेती है। अब इन दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया जाता है। और फिर इसके बाद दोस्तों जो पुलिस होती है वो इस लड़के प्रवीण के खिलाफ चार्जशीट दायर कर देती है। अब ये बात तो भविष्य में तय होगी कि जज साहब आखिरकार प्रवीण को क्या सजा सुनाएंगे। लेकिन दोस्तों इस पूरे कहानी में, पूरे घटनाक्रम में प्रवीण ने अपने पिता और अपनी पत्नी के साथ जो किया, क्या वो सही था या गलत था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये रही कहानी। तो दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई घटनाक्रम के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का